ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। 124 पेज का जजमेंट एसआईआर के बारे में। पूरा पढ़ गया हूं। ये तो नहीं कह सकता कि हैरान हूं, लेकिन हाँ परेशान हूं। ये वो जजमेंट है जो आने वाले 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, हो सकता है अगले 50 साल तक कोट किया जाएगा, साइट किया जाएगा, और जो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय कर देगा। हैरान इसलिए नहीं हूं कि पिछले कई महीनों से बिल्कुल स्पष्ट था कि इस केस में निर्णय क्या होने जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई बिहार का चुनाव तो होगा और एसआईआर के आंकड़ों के आधार पे होगा, उस लिस्ट के आधार पे होगा, तभी समझ आ गया था केस किस तरफ मोड़ रहा है। और जब एसआईआर की बाकी 12 राज्यों में भी शुरू हो गया और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, जजमेंट तो आ चुका था। रही सही कसर उस दिन पूरी हो गई थी जब कोर्ट में जज साहब ने खुल के कहा कि अगर कोई एसआईआर में अड़चन डालेगा तो खबरदार। तो फैसला तो आ गया था भाई। और जस्टिस बागची ने तो कोर्ट में यह भी कह दिया था कि इस बार नाम कट गया तो कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे लेना। तो हैरानी तो भाई सचमुच नहीं हुई। मैं ये कहूं कि बहुत बड़ी आशा थी और आज धक्का लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये लग रहा था कि हो सकता है कोर्ट को छोटी मोटी रियायत दे दे, कुछ 2-4 नाम के वास्ते कुछ सख्तियां कर दे, कुछ पाबंदियां लगा दे, कुछ तो प्रावधान बना दे, कुछ मर्यादा तय कर दे। वो भी नहीं। परेशान क्यों हूं? परेशान इसलिए कि आज ये जो जजमेंट आया है, ये हमारे लोकतंत्र के बुनियादी स्वरूप को बदल देगा। इस लोकतंत्र का मूल सिद्धांत, और दुनिया भर में लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि वोटर सरकार को चुनते हैं, सरकार वोटर को नहीं चुनती है। आज के जजमेंट का परिणाम ये होगा, जज साहब की इरादे बड़े नेक होंगे, लेकिन परिणाम इसका ये होगा कि अब सरकार को, या बिल्कुल साफ तरीके से कहूं तो बीजेपी को अब छूट मिल जाएगी कि वो अपने तरीके से इस देश की वोटर लिस्ट बनाए, क्यूरेटेड वोटर लिस्ट। बीजेपी तय करेगी कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार को खुली छूट है कि चुनाव आयोग में कौन हो, ज्ञानेश कुमार कब बैठे, जैसे बाकी लोग कब आए। और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से इस चुनाव आयोग को खुली छूट है कि वो जैसे मर्जी चाहे वोटर लिस्ट बनाए, उसमें जो संशोधन करे। वास्तव में आज के इस जजमेंट में कोर्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा एक जमाने में कहते थे, ना खाता ना बही, जो वो कहे सो सही। तो वो की जगह आप इलेक्शन कमीशन लगा लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन कहे सही। आज के निर्णय के हिसाब से चुनाव आयोग अगर बने हुए कानून को माने तो सही, बने हुए कानून के अलावा अपने मन से कानून बनाए तब भी संभव है। अगर चुनाव आयोग इन नियमों का पालन करे तो ठीक, लेकिन अगर सारे नियम कानून को ताक पे भी रख दे तब भी चुनाव आयोग के पास एक विशेष ताकत है इन सबको साइड पे रखने की। डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट पहले बनी हुई थी उसको माने तो सही, उसको बदल दे तब भी सही। नागरिकता के आधार पे किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बाहर कर दे तब भी सही। तो क्या बच जाता है? कुछ नहीं बच जाता। और यही एक चिंता का सबब है। ये केवल बिहार का फैसला नहीं है, तकनीकी रूप से केवल बिहार वाले मामले पे फैसला है, लेकिन ये बंगाल पे भी है। जो नियम इसमें बना दिए गए हैं, जितनी पावर यहां इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है, उस वक्त जबकि इलेक्शन कमीशन की साख गिर रही है, जब पूरे देश में इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठ रही है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत कर दिया है कि अब इसका असर सिर्फ बंगाल इलेक्शन पे नहीं, सिर्फ एसआईआर पे नहीं, आने वाले काफी समय तक अब इसको इस्तेमाल करके चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला अपनी मनमर्जी करेगा। और चूंकि चुनाव आयोग और बीजेपी में जुगलबंदी हो चुकी है, तो बीजेपी खुल के जुगलबंदी करेगी और इस चुटकुले को मजाक बताए, इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा और मुझसे आपसे पूछा जाएगा तुम लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करते। खैर, मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताना चाह रहा था। जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट 4 सवाल पूछता है और चारों का एक एक करके उत्तर देता है, और चारों में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की बात को एकदम सही ठहराता है। पहला सवाल यह है कि भाई क्या चुनाव आयोग के पास अधिकार है ऐसा कुछ करने का?
हमारे वकीलों ने कहा था कि भाई चुनाव आयोग के पास अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे कानून बन चुका है। चुनाव आयोग वही नियम बना सकता है जिस पे पहले से कानून नहीं हो। अगर कानून है तो उसे मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कानून अपनी जगह है, चुनाव आयोग को 324 आर्टिकल के तहत अपनी पावर है, वो भी बना सकता है। हाँ, जो संसद ने बनाया उसके ठीक उल्टा ना हो। वकीलों ने कहा भाई ये तो उल्टा है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ये जो क्लॉज 21 के तहत दो मुख्य तरह के रिवीजन हो सकते हैं और चुनाव आयोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा है। ना तो ये सप्लीमेंट्री जो हर साल होने वाला नियमित सप्लीमेंट्री रिवीजन है, ना ही ये इंटेंसिव रिवीजन है। क्योंकि कानून में केवल दो तरह के बड़े रिवीजन संभव हैं और दोनों के लिए पूरा प्रोसीजर बना हुआ है। एसआईआर किसी भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा था इन दोनों में। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज भी है, 21(3) क्लॉज। वो क्लॉज क्या है? एक बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन में चुनाव आयोग को पावर दी गई है कि कहीं किसी विशेष परिस्थिति में विशेष कारण देके चुनाव आयोग कोई विशेष व्यवस्था बना सकता है, चाहे किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी छोटे टुकड़े में, 10 गांव में, कहीं पे भी चुनाव आयोग को लगे कि दिक्कत है। जैसा कि एक बार उत्तर प्रदेश के कोटद्वारा में ये किया गया था, तो ऐसा किया जा सकता है। अब चुनाव आयोग कहता है कि ये जो पतली सी गली है ना, उसमें से पूरी हाथियों की बारात निकल सकती है। मतलब वो कहते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसके टुकड़े के लिए बना हुआ विशेष प्रावधान है, इसके तहत पूरे देश में करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और विशेष कारण क्या है? विशेष कारण ये है कि देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, देश में माइग्रेशन हो रहा है, जो पूरे दुनिया में हो रहा है। कोई क्या विशेष है इसके अंदर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये विशेष है और इसके तहत किया जा रहा है। तो सादी भाषा में कहूं तो सुई के छेद में से हाथी निकालने की व्यवस्था कर दी है चुनाव आयोग के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा सवाल ये था कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता का फैसला करने का अधिकार है? क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच बिल्कुल स्पष्ट फैसला दे चुकी थी। इसे लाल बाबू हुसैन जजमेंट बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से जो 3 जज की बेंच ने फैसला किया, उसको 2 जज की बेंच पलट नहीं सकती। तो उसको तो किनारे नहीं कर सकते थे। और लाल बाबू हुसैन ने साफ कहा था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि भाई नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये आप सरकार को करने दीजिए। तो उसको तो किनारे कर नहीं सकते क्योंकि आप 2 जज की बेंच हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? उसको किनारे करने की बजाय खुद किनारे से निकलते हुए आर्गुमेंट बनाता है। और वो आर्गुमेंट क्या है कि चुनाव आयोग ये तो तय नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, लेकिन नागरिक नहीं है इस आधार पे वोटर लिस्ट से निकाल सकता है। पेचीदा बात है ना? समझ आई? अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको मैं दोष नहीं देता। इसी बारीकियों के, इसी खेल के लिए वकीलों को लाखों रुपए मिलते हैं कि नागरिकता तय नहीं होगी, लेकिन नागरिक ना होने के आधार पे आपको वोटर लिस्ट से निकाला जा सकता है। 2 ऑर्डर देते हैं। पहला तो ये कि जिन लोगों को नागरिकता ना होने के आधार पे वोटर लिस्ट से निकाला गया है, उनके नाम सरकार को भेजे जाएं, क्योंकि सरकार इसका फैसला करेगी। कुछ लोग इसको राहत की तरह देख रहे हैं, मैं इसे खतरे की तरह देख रहा हूं, क्योंकि इसमें 4 वीक की लिमिट बना दी गई है। और यह भी नहीं कहा गया कि इसके आंकड़े बता दो। अगर आंकड़े पता लग जाते तो हमें पता तो लग जाता कि भाई बिहार में कितने इलीगल विदेशी पाए गए। ये सारे एसआईआर को इलीगल विदेशी करके चला दिया। 1% केस भी इसके अंदर नहीं है। मगर कोर्ट ने इस पे कोई व्यवस्था नहीं दी। कोर्ट ने यह व्यवस्था भी नहीं दी है कि भाई जिन लोगों को इलीगल विदेशी कहा गया है, उनमें से उन लोगों के लिए कोई एक स्पष्ट प्रोविजन बने कि उनको क्या राशन कार्ड से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उनका वोटर लिस्ट से कट गया है? क्या उनको बाकी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है? क्या बंगाल में जो खेल किया जा रहा है वो हो सकता है? चुप है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके बारे में। यह भी कहता है कि बिहार में जिन लोगों का अवैध एब्सेंट वगैरह होने के नाते नाम कट गया है, वो न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। लोग इसको भी राहत की तरह देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसमें क्या राहत है? न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार तो आपको हमेशा ही है। क्या नई चीज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी? और आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका डोमिसाइल बिहार में है। तो मतलब पहले एसआईआर से क्या अलग हुआ ये? तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था
कि क्या एसआईआर ठीक तरीके से, कि क्या इसमें इसका डिजाइन ठीक है। डिजाइन के बारे में दो सवाल हमने पूछे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। पहला हमने सवाल पूछा था कि इस डिजाइन में पहली बार देश के इतिहास में लोगों पे ओनस डाल दिया गया है, तुम फॉर्म भरो, फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। क्या डिजाइन बदला नहीं है? इसके बारे में कोर्ट शांत है और कहते हैं, इसके बारे में चुप्पी बरती है, इसका कहीं जवाब नहीं दिया है। कहा है कि चुनाव आयोग अपने तरीके से इसका डिजाइन बना सकता है और जो डिजाइन बनाया है हमें तो गलत नहीं लगता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और फिर सवाल था कि क्या इसको ठीक तरीके से लागू किया गया है। यह सवाल था जिस पे बार बार हम सब लोग कह रहे थे। वकीलों के तो कानूनी तर्क थे कि कानूनी अधिकार है या नहीं, संवैधानिक अधिकार है। मेरे जैसे लोग तो कह रहे थे कि भैया जिस तरह से आप कर रहे हो ये तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों के नाम काट रहे हैं। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कई विचित्र बातें कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे सामने जो आंकड़े हैं, ये 95 नंबर पैरा में कहता है, हमारे सामने जो आंकड़े हैं उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई वाइड स्प्रेड नाम कटे। 6 करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं अब तक, 4 करोड़ के और कटने वाले हैं। और इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है वाइड स्प्रेड नहीं है। हुजूर कब वाइड स्प्रेड होगा? 60 करोड़ नाम कट जाएंगे तब वाइड स्प्रेड मानेंगे क्या आप? दूसरा, वो कहते हैं सिस्टेमिक नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कोई सिस्टेमिक तरीके से कोई बाहर नहीं हुआ है। हमने बार बार दिखाया कि महिलाओं के वोट हर जगह कट रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कट रहे हैं, हर राज्य में जेंडर रेशो गिरा है, लेकिन उसके बारे में एक शब्द इस जजमेंट के अंदर नहीं है। और इसके बदले कोर्ट कहता है कि देखिए इसमें सेफगार्ड है। कुछ सेफगार्ड पहले से थे, कुछ सेफगार्ड हमने डाल दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और इसकी वजह से अब जो वोटर लिस्ट है इसमें कंप्लीटनेस है, एक्यूरेसी है और इंटेग्रिटी है। कंप्लीटनेस सुन के मेरा सर चकरा गया। बार बार हमने ये आंकड़े केस के सामने, कोर्ट के सामने रखे थे कि जितनी एडल्ट आबादी है उससे वोटर लिस्ट जहां कम भी थी वहां और कम की जा रही है। एडल्ट पॉपुलेशन इलेक्टोरल रेशो जो कि 100 होना चाहिए, देश में 99 था, एसआईआर की वजह से 90 से कम आ गया। कंप्लीटनेस कैसे है? ये तो कंप्लीटनेस को खत्म किया गया है, किसी आंकड़े का कहीं जिक्र नहीं है। कोर्ट ने ये कहा इंटेग्रिटी, उसकी एक्यूरेसी, हमने कोर्ट के सामने एविडेंस रखा जिसको इलेक्शन कमीशन ने माना कि तमिल में नाम लिखे हुए हैं बिहार की लिस्ट में, नाम है ई की मात्रा, नाम है ब्लैंक, उस सब के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे और आप उसको एक्यूरेट बता रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आता। और कहा गया इंटेग्रिटी, कहां से इंटेग्रिटी है? इतने लोगों के साथ जो कुछ हुआ, और बंगाल में ये सब होने के बाद, जजमेंट बिहार के बारे में है लेकिन लिखा जा रहा है, दिया जा रहा है बंगाल में होने के बाद, उसके बाद कोई कोर्ट कहे कि सेफगार्ड्स थे, 27 लाख लोग कट गए, पासपोर्ट दिखाने वाले लोगों का नाम कट गया है, और आप कह रहे हैं सेफगार्ड है, पर्याप्त है। हाथ नहीं कांपता आपकी ऐसी बात लिखते वक्त? जो भी है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश हैं। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो जजमेंट है एडीआर एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट की तुलना अगर होगी तो एडीएम जबलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से होगी। ये इमरजेंसी के जमाने का एक बदनाम केस है जिसमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने समर्पण कर दिया था सत्ता के सामने। कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार किसी को गोली भी मार दे तो वो कोर्ट कचहरी में आके सवाल नहीं पूछ सकता, इमरजेंसी है, इसके अंदर सब कुछ अलाउड है। आज जो बच्चा एलएलबी करता है, जो भी हिंदुस्तान का वकील है, वो इस केस के बारे में पढ़ता है, शर्मिंदा महसूस करता है। जज मानते हैं कि यहाँ भारत के इतिहास में सबसे लो मोमेंट था इंडिया की जुडिशरी के लिए। वो एडीएम था, ये एडीआर है। ये एडीआर का जो केस है ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे केस की तरह दर्ज किया जाएगा। एडीएम वाले केस में लोगों की प्राण लेने की इजाजत दे दी गई थी,
एडीआर वाले केस में लोकतंत्र का प्राण लेने की इजाजत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी सुप्रीम शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन एक बात याद रखिए, एडीएम जबलपुर के मामले को बाद में रिव्यू किया गया था 50 साल के बाद, नहीं कोई 42 साल के बाद रिव्यू किया गया था। और जिस जस्टिस चंद्रचूड़ वाईबी चंद्रचूड़ ने फैसला दिया था, उनके ही बेटे जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी गलती को ठीक किया था। इतिहास जानता है, एक कोर्ट का फैसला होता है, एक इतिहास का फैसला होता है। सच जीतेगा, ये मेरी आस्था है। आस्था है संविधान में, आस्था है जुडिशरी में। हर नागरिक का अधिकार है कि कोर्ट की जजमेंट की व्याख्या करे, उसके परिणामों को समझे, उसके खतरों से देश को आगाह करे। धन्यवाद।